वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, कराची के मसाइल के बाद ज़रा हम बात कर लेते हैं मौजूदा हेल्थ हैज़र्ड यानी सेहत से रिलेटेड कुछ मसाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त जिस तरह के पहले भी कहा गया, अगर आप कराची आते हैं तो वन थिंग दैट यू रियली फील इज़ द नंबर ऑफ़ मस्कीटोज़। मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दूसरे मसाइल की तरह शायद उनको भी शायद सेंसस में गिना जाना चाहिए, इतनी तादाद में है। लेकिन इफ़ यू नो नंबर्स एंड रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, इसकी वजह से मलेरिया की केसेस आर ऑन द राइज़। आइए जानते हैं कि इस बढ़ती हुई वबाई इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, मलेरिया से कैसे महफूज रह सकते हैं और इसके कुछ सिम्टम्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बड़ों और छोटों का। यानी अगर छोटे बच्चे को मलेरिया होता है तो ट्रीटमेंट में और चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू टू। मुझे बताएं, नंबर्स जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें इजाफा आपने भी नोटिस किया है और ये इसकी वजह क्या है? आप समझती हैं कि हमारी तकरीबात बहुत हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, घर में हमने इंतजामात सही नहीं किए हुए, व्हाट्स द मेन कॉज? अच्छा सिद्रा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें वजह बने हुए हैं। सबसे पहले तो देखें, बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। कराची में भी बारिशें शुरू हो रही हैं। अब बारिश में मच्छरों की अफजाइश भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है। सड़कों पे पानी होना, हम घर का कचरा सही से डिस्पोज ऑफ नहीं करते, उसको प्रॉपर फेंकते नहीं हैं। वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मच्छरों में अफजाइश का सबब बनती हैं। या अगर हमारे घर में पौधे हैं तो उनमें हम पेस्टिसाइड यानी कि उनको कीड़े मार दवाएं वगैरह नहीं डालते, उससे भी जो है वो फिर मच्छर जो है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, तादाद उनकी ज़्यादा बढ़ रही होती है। के साथ हम देखते हैं कि ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं, ये तमाम रींगने फैलने वाले कीड़े, इनकी भी जाहिर सी बात है नंबर्स बढ़ जाते हैं और आपके सामने है कि इसकी वजह से जो काटा जाता है या इसकी वजह से जो इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया है जिस तरह फैल रहा है। बच्चों में जो इस वक्त मलेरिया सामने आ रहा है उज़मा, उसकी शिद्दत ज़्यादा नज़र आती है, यानी जो हाई ग्रेड फीवर है वो कम नहीं हो रहा। इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? पीपल थिंक कि अगर मलेरिया भी है तो ये अपने टाइम से जाएगा, 1-2 हफ्ते आपको तकलीफ देगा, इट्स लाइक अ फ्लू, यू हैव टू जस्ट लिव इट थ्रू। इज़ इट ट्रू? नहीं सिद्रा, बेसिकली है क्या कि मलेरिया के बारे में लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये एक वायरल नहीं है, एक पैरासाइट की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। एक पैरासाइट का नाम है जो कि मॉस्किटो को भी इन्फेक्ट करता है और वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो किसी को काटेगा तो वो ट्रांसमिट करेगा, स्पेशली फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, तो वो फिर ट्रांसमिशन होगी। इसके बारे में सबसे बड़ा एक जो मिस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खुद ही सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मलेरिया एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और जितनी इसकी अर्ली डायग्नोसिस होगी, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस उतने ही कम है। मलेरिया एक प्रिवेंटेबल, जिसको एहतियाती तदाबीर लेके हम बचा जा सकता है, वो एक ऐसी डिजीज़ है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उस मेजरमेंट को फॉलो नहीं करते, तो ये इसकी हमारे, आप देखिए, ये एंडेमिक है, यानी कि हमारे पास रहता है साल भर, चाहे बारिशें हों या गंदगी हो ना हो, क्योंकि हमारे पास ये रहता है। और मलेरिया के बारे में एक ये चीज़ होती है कि इसके काटने के बाद बंदा 4-5 साल तक इन्फेक्टेड रह सकता है। जब कभी उसकी इम्यूनिटी कम होगी वो दोबारा से उसमें मलेरिया की सूरत में ज़ाहिर हो जाएगी। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर बॉडी से ख़त्म हो, इरेडिकेट हो। तो हम लोग समझते हैं कि वही 1-8 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, जबकि अगर इसने कॉम्प्लिकेशन की सूरत इख्तियार कर ली तो वो आपको दिमागी सूजन भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया, जिससे खुदा ना खास्ता अमवात भी हो सकती है। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने जो, क्योंकि आपने जो सूजन का स्वेलिंग का ब्रेन में जिक्र किया, अ लॉट ऑफ रीसेंट वायरसेस एंड प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ये ब्रेन फॉग की तरफ, यानी पहले हमें ठीक है नकाहत होती थी, आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोचने समझने की सलाहियत मादूम होने लगे, आपको चीज़ें थोड़ी देर में समझ आ रही हैं, आपको सोचना पड़ रहा है, आपको चीज़ें भूल रही हैं। ये नए सिम्टम्स क्यों सामने आ रहे हैं? अच्छा देखिए, भूलना एक डिफरेंट एक सिम्टम है। इसमें क्या होता है, जो सूजन आती है ब्रेन के अंदर, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम होगा, बंदा कोमा में जा सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सोचने समझने में, बिल्कुल, जैसे हम ये कॉम्प्लिकेशन है, ये नहीं कि हर किसी को मलेरिया हुआ तो उसमें दिमाग में सूजन होगी। जितना अर्ली ट्रीटमेंट होगा ना, इस कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, शुरू में ये हो सकता है भाई पेट में दर्द है। अच्छा, मलेरिया की एक जो सबसे डिफर करता है वो ये होता है कि इसमें पहले कपकपी तारी होगी, सर्दी लग रही है, उसके बाद जो है आपको एक हाई ग्रेड फीवर आता है। उसके बाद एपिसोड ये आता है कि आप नॉर्मल बेसल लाइन पे आपका टेम्परेचर टच करेगा
क्योंकि क्या होता है कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो हमारे अंदर जो हमारे रेड खलिए होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको तोड़ता है। ओके। उनके तोड़ने की वजह से क्या होता है, ब्लड सेल की तादाद भी कम होती है, एनीमिया हो रहा होता है, जॉन्डिस हो सकता है, मतलब और फिर यकीनन जिस तरह के हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जो मेन काम है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर बच्चों में ये मलेरिया पॉजिटिव आ जाए और हमारे पास एक पीडियाट्रिशियन भी आए थे कल परसों, तो उन्होंने ये कहा कि कहा यह जाता है कि अगर लो ग्रेड हाई ग्रेड फीवर है तो वी मूव फॉरवर्ड विद द हाइपोथेसिस कि बच्चे को मलेरिया और उसका टेस्ट कराना चाहिए। अगर टेस्ट से फ़ौरन पता चल जाए कि बच्चे को मलेरिया ही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट है और इसका टेस्ट भी बहुत ऐसा कोई महंगा नहीं है, 15 से 20 मिनट में उसका रिजल्ट भी आ जाता है। कोशिश ये करें कि डायग्नोसिस के बाद कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन है ना वो इटसेल्फ थोड़ी सी हार्मफुल हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई वायरल है और मैं ये वाली एंटी मलेरियल ले रही हूँ तो वो मेरी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगी। तो बेहतर ये कि 10-15 मिनट का टेस्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें तो बेहतर है। देखिए, इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, अब मैं नाम उसको कोट नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों की डोज उनके वज़न के मुताबिक उनको दी जाती है। 3 से 5 रोज़ का कोर्स होता है और बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ज़रा ऐड करूँगी कि जो मैं बार बार जोर दे रही हूँ टेस्ट करवा लें, मलेरिया का जो पैरासाइट होते हैं मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे वाइवेक्स है, ओवेल है, मलेरी है और फैल्सीपैरम। जो फैल्सीपैरम पैरासाइट है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, कॉम्प्लिकेशन की तरफ वही जाता है। ओवेल एंड वाइवेक्स मोस्ट कॉमनली होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन फैल्सीपैरम अगर किसी को है तो उसकी ट्रीटमेंट का रिजीम भी जो है वो थोड़ा लंबा अर्सा है। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह उस्मा ने बिल्कुल सही कहा कि बारिशों का सीज़न है, गंदगी बेपनाह है इधर उधर, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बुरी है। तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि मच्छर भी मुख्तलिफ इकसाम के, यानी कोई बहुत बड़ा काला मच्छर भी आपको नज़र आ रहा है, एंड इट कैन बी विच इज़ मोर लीथल या विच इज़ मोर डेंजरस, ये हम टेस्ट के बगैर नहीं बता सकते। मुझे ये बताएं उस्मा, एक जनरल बिलीफ आपने जैसे कहा था, हर सर्दी से चढ़ने वाला बुखार इज़ इट मलेरिया? नहीं, बहुत सारे वायरल्स भी हो सकते हैं जो कि मलेरिया आपको पहले कर सकते हैं। कुछ यूरिन के इन्फेक्शंस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, उनमें भी सर्दी लग रही होती है। तो बेहतर ये है कि टेस्ट की तरफ जाएं, लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा सा इस सर्दी के साथ एक इसकी स्टेजेस होती हैं। पहले सर्दी लगी, कपकपी आई, बुखार आया जो हाई ग्रेड फीवर तक हो सकता है, उसके बाद बेस लाइन टेम्परेचर पे टेम्परेचर आएगा, आप नॉर्मल हो गए, बिल्कुल। फिर दोबारा से वो बॉडी के अंदर साइकिल चलती है, फिर वही एपिसोड रिपीट हो रही होती है। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है, अगर खातून हामला हो या इफ़ शी इज़ जस्ट गिवन बर्थ, यानी एंटीनेटल स्टेज पे अगर आप हैं और आपको मलेरिया डायग्नोस होता है, इसमें आपकी ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आएगा, एंड डज शी नीड टू बी रश टू द इमरजेंसी इमीडिएटली अगर वो प्रेग्नेंट है, और पोस्ट प्रेगनेंसी भी अगर इफ़ शी इज़ अ नर्सिंग मदर तो फिर क्या एहतियात करनी पड़ेगी? अच्छा, देखिए सिद्रा, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हम समझते हैं कि सिर्फ मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ऐसा नहीं है। मलेरिया एक हामला माँ से बच्चे को भी हो सकता है। मलेरिया अगर आपने सही से ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं हुई हुई तो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होती है उससे भी मलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह से निडल से भी, अगर आपने एक इन्फेक्टेड पेशेंट को निडल लगाई थी, वही इन्फेक्टेड निडल आपने दूसरे पे यूज़ की, तो मलेरिया की ट्रांसमिशन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगी, उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जब डेंगू के हवाले से हम शोज़ कर रहे थे तो हर आपका जो डेंगू का मच्छर फ़र्क है, लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई डेंगू का पेशेंट हो, उसको डेंगू डायग्नोज होने के बाद भी फिर ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नॉर्मल मच्छर भी उसको काट कर किसी और को काट ले तब भी वो डेंगू को फैलाएगा। और आपने जो पूछा था कि बिल्कुल अगर किसी हामला औरत को ये मलेरिया होता है तो उसको इमरजेंसी में ही हमें ऐसा ट्रीट करना होगा, क्योंकि उसके बच्चे को भी ख़तरा लाहक होगा। सही। तो उसकी भी अगेन ड्रग्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन है उसके मुताबिक दी जाती हैं। थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन है कि कौन सी अपने प्रेग्नेंट वुमेन को देनी है, लेकिन अगेन एंटी मलेरियल ड्रग्स आपने देनी ही देनी है उसको, ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उसकी ट्रांसमिशन आगे उसके बच्चे तक ना जाए और उसको नुकसान ना। पोस्ट प्रेगनेंसी अगर नर्सिंग मदर है एंड शी हैज़ मलेरिया, क्या वो बच्चे को नर्स कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, नर्स कर सकती है। अगेन उसको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो ट्रीटमेंट अगर वो नर्सिंग करी तो ट्रीटमेंट से चली जाए। मैंने आपको बताया ना, इसके जरासीम को बॉडी से निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपके जिगर में जाके बैठ जाता है और जब कभी इम्यूनिटी कम होगी वो दोबारा से उजागर होगा। और ये बच्चे के लिए ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, तो छोटे बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखें। अगेन वही बातें जो जैसे उस्मा ने आपसे कही कि घर में सफाई सुथराई का ध्यान रखें। फिर इसके अलावा आपकी जो स्क्रीन्स एंड नेट विंडोज़ एंड डोर्स होने चाहिए, उनकी प्रॉपरली रिपेयर्स होनी चाहिए ताकि आप महफूज रखें अपने आप को भी और दूसरों को भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा फॉर बीइंग हियर, फॉर शेयरिंग ऑल दीज टिप्स विद अस। प्लीज़ अपना ख्याल रखें क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कैन रियली मेक अ मेस। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।